एमपीपीएससी ने 2021 का परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। एमपीपीएससी की परीक्षा में अंकिता ने टॉप किया है। टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मार ली है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, एमपीपीएससी की परीक्षा में अंकिता जो कि टॉपर बनी है, टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, 2021 की परीक्षा के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। 2024 में इसके रिजल्ट घोषित किए गए। तो एमपीपीएससी की परीक्षा में अंकिता ने टॉप किया है। अंकिता ने टॉप करने के बाद अपनी मेहनत, अपने संघर्ष को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि काफ़ी मेहनत की है, डिजिटली तरीके से मेहनत की, बुक्स का काफ़ी सहारा लिया, कोचिंग संस्थान का भी उन्होंने सहारा लिया। और ये तस्वीरें आप उनके घर की देख रहे हैं, जहां पर रिजल्ट आने के बाद, टॉप करने के बाद परिजनों में खुशी का माहौल है और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। अभी तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैंने रैंक 1 एमपीपीएससी में पूरे एमपी में टॉप किया है। तो सर पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सर अभी जो मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है, उसमें जो शासन की जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनमें मुझे कार्य करना है। और सर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं बच्चों की शिक्षा के लिए काम करूं और फीमेल और हेल्थ में भी काम करूं फीमेल के लिए। तो सर वहाँ मुझे कार्य करना है। सर हम काफी देखते हैं कि महिलाओं का एनरोलमेंट जो है वो कम होता है रिगार्डिंग विद फीमेल, जो मेल के कंपेयर में रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि उनका एनरोलमेंट स्तर भी बढ़े और वो और आगे आए। तो सर जैसे एमपीपीएससी के रिजल्ट ने ही प्रूव किया है कि 10 में से 7 महिलाएं हैं। तो सर मैं चाहती हूँ कि बचपन से ही हर महिला और की वो नींव बने कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। बेटी की उपलब्धि में बहुत खुशी है हमको, सारे घर को बहुत हर्ष है। वो पहले से भी प्रयास में थी हमारी बेटी, तो ये हमको बहुत बड़ा गर्व है कि बेटी हमारी इस लायक बनी, हमारा गौरव बढ़ाया। इसलिए कि अपनी बेटी कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो, यहाँ किसी का मतलब सहारे ना रहे। इसलिए हमने दोनों ने बहुत प्रयास किया कि बेटी हमारी पढ़ के और अच्छे योग बने और अच्छी जो समाज में सेवा करें। एमपीपीएससी ने रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। तो 2021 की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस रिजल्ट में बड़ी बात यह है कि इंदौर की प्रियल ने भी टॉप किया है। तो आपको बता दें कि 6ठे स्थान पर प्रियल यादव ने बाजी मारी है। टॉप 10 में 7 लड़कियों ने जगह बनाई है। इंजीनियरिंग के बाद 2018 से सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। कॉलेज के दौरान लड़कियों के लिए एनजीओ शुरू किया और प्रियल की पहली पसंद डिप्टी कलेक्टर रही है। मूलतः हरदा जिले की रहने वाली प्रियल, जिन्होंने टॉप किया है, टॉप 10 में जगह बनाई है। और हरदा जिले की रहने वाली प्रियल जो कि अब पास हो गई हैं, पास होने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो ये देखें आप तस्वीरें, उनके घर की तस्वीरें हैं। माता पिता परिजनों के बीच में अपनी बेटी की संघर्ष और सफलता की कहानी, ये परिजन जो कि काफ़ी खुशी की लहर है इनमें। और प्रियल के पास होने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और प्रियल ने जिस तरह से मेहनत की है, संघर्ष किया है, उसकी सफलता की तस्वीर आप देख रहे हैं। माता पिता में खुशी की लहर है, प्रियल काफ़ी खुश है। तो ये तस्वीरें प्रियल के घर की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपनी मम्मी, पापा और परिवार के अन्य सदस्यों को मीठा खिलाया है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो चलिए सीधा हम प्रियल से ही बात करते हैं। वो हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रियल ने जिस तरह से संघर्ष और सफलता की कहानी की एक मिसाल पेश की है। प्रियल, बहुत स्वागत आपका बीएस टीवी पर। जिस तरह से आपने संघर्ष से सफलता की जो नई तस्वीर की मिसाल पेश की है, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रियल, आप पास हो गई हैं। जी थैंक यू सो मच इसके लिए। ये रिज़ल्ट बहुत अवेटेड रिज़ल्ट था, क्योंकि मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रही थी
और 2019 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2019 में मेरा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था और 2020 में मेरा असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था एंड 2021 में फाइनली मैंने डिप्यूटी कलेक्टर अचीव करा है विथ रैंक 6। आपने प्रीलिम्स की तैयारी की, फिर मेंस की आपने परीक्षा पास कर ली है, तो इस दौरान आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी सर, प्रीलिम्स और मेंस का जो पैटर्न होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। प्रीलिम्स जो होती है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है और मेंस जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि इन दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रहता है। और मेंस के जो आपके 6 पेपर होते हैं वो लगातार होते हैं, एक दिन में 2 पेपर। तो इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आप अपनी नोट्स और अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिस्प रखिए। आपके अगर हैंड नोट्स हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करती है मेंस में। मेंस के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सर मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स फाइनल होकर आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सभी एस्पिरेंट को ये बोलना चाहूँगी कि आप प्रीलिम्स और मेंस को साइड बाय साइड रख के ही प्रिपरेशन करना। बिल्कुल। जो मेंस की परीक्षा के दौरान जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको आपने कैसे स्ट्रॉन्ग किया? क्या संदेश देना चाहेंगी आप छात्रों को? मैं सभी एस्पिरेंट से यही बोलना चाहूँगी कि क्योंकि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है इस एग्ज़ाम का, ये आपका रैंक डिसाइड करता है। तो आप सबसे पहले इसकी शेड्यूल वाइज स्ट्रैटेजी फॉर्म कीजिए और इसी के साथ थोड़ी अपनी लाइफ में अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि आपको अगर योगा पसंद है या जो भी एक्टिविटी जो थोड़ा सा आपको रिफ़्रेश कर दे वो ज़रूर कंटिन्यू करिएगा। क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि वो कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। तो आप अपनी थोड़ी सी एक रिफ़्रेशिंग एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करके इस सिलेबस को कंप्लीट करिए और हैंडमेड नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मेंस के लिए। क्योंकि लास्ट डे जब आपके मेंस स्टार्ट होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिलता है, आपके कंटिन्यूस पेपर होते हैं पूरे 6 एग्ज़ाम। तो आपकी अगर नोट्स रहेगी तो वो बहुत ईजी रहेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल। पढ़ाई के दौरान प्रियल आपने कैसे तैयारी की? डिजिटली आप कैसे कनेक्ट रहीं? इसके अलावा जो कोचिंग संस्थान होते हैं क्या उसका भी आपने सहारा लिया या फिर आप घर से ही आपने इसकी पढ़ाई की बुक्स के माध्यम से? जी सर, चूँकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मैंने इंजीनियरिंग से सिविल सर्विसेज में स्विच किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था सिविल सर्विसेज का, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इनिशियली कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जहाँ पे मैंने 3 से 4 मंथ कोचिंग गई थी। बट आफ्टर दैट मैंने अपनी सेल्फ स्ट्रैटेजी फॉर्म की और फिर सेल्फ स्टडी से ही आगे के एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। रही बात चैलेंजेस की, चूँकि हमारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट बहुत लेट आया है और इसी बीच कोरोना जैसा एक बहुत स्ट्रगलिंग फेस रहा है। इस टाइम पे एस्पिरेंट्स मेंटली फिज़िकली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हुए थे क्योंकि हमें आगे का समझ में नहीं आ रहा था कि एग्ज़ाम्स कब होंगे और रिज़ल्ट्स कब आएंगे। तो इस टाइम पे मेरे पेरेंट्स और मेरा फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत रहा। रोज़ मैं अपने आप को यही चीज़ के लिए याद दिलाती थी कि मैं सिविल सर्विसेज में क्यों आई हूँ, मैं किस मोटिवेशन से आई थी और मुझे फाइनली अचीव करना है। मैंने अपने टेबल के पास लिख रखा था कि मैं एक दिन डिप्यूटी कलेक्टर ज़रूर बनूंगी। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बनी थी तब भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बहुत अच्छी पोस्ट है, अब क्यों एग्ज़ाम दे रही हो। बट मेरे अंदर एक लक्ष्य था कि नहीं, डिप्यूटी कलेक्टर बन के ही एग्ज़ाम ड्रॉप करूँगी। तो फाइनली उसे अचीव करा है। बिल्कुल प्रियल, मैं आपके पास आऊंगा, आपके संघर्ष, आपकी सफलता के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, आपके परिजनों से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ अंकिता भी जुड़ चुकी हैं रायसेन से, उन्होंने भी टॉप किया है, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे है, उनसे हम बाद में बातचीत करेंगे। सवाल ये कि आपके परिजनों में भी काफ़ी खुशी की लहर देखी जा रही है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त भी आपके घर पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगी? और जो नए छात्र हैं उनको भी आप क्या संदेश देना चाहेंगी? परिजनों में काफ़ी खुशी की लहर है, उन्होंने किस तरह से साथ दिया आपका? जी सर, डेफिनेटली आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम रहे और एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहे, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और ये मेरा जो रिज़ल्ट है सर, मैं अपने पूरे ख़ानदान में पहली ऑफिसर हूँ, तो इसकी खुशी दोगुनी है क्योंकि एक तो ये रिज़ल्ट बहुत लेट आया था और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपनी जो तहसील है वहाँ से भी मैं अपनी पहली डिप्यूटी कलेक्टर हूँ।
तो सब बहुत खुश है और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जो मेरी इस खुशी के मोमेंट पे शामिल हुए हैं। थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन, और मेरे पेरेंट्स और स्पेशली मेरे भाई और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने थ्रू आउट द जर्नी मुझे हेल्प की, जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं था, उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स अलॉट। बिल्कुल प्रियल, आप बने रहिए हमारे साथ। अंकिता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंकिता, बहुत बहुत स्वागत आपका बीएस टीवी पर। आपने अंक के आंकड़ों को पार कर लिया है, टॉप 10 में से 7 में आपने जगह बनाई है। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। हमारे साथ प्रियल भी बनी हुई हैं, आप दोनों हमारे साथ बनी हुई हैं और लगातार हम आपके संघर्ष सफलता पर चर्चा कर रहे हैं। आपने कैसे इसको क्रैक किया, क्या चुनौतियां आपके इस दौरान रही? सर मैंने 2019 से अपना पहला अटेम्प्ट स्टार्ट किया था, तो जी। सर काफी उस समय मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश था, तो मैं कंटेंट को लेकर थोड़ी सी मुझे रहता था कि कैसे ट्रांसलेट करना है क्या। पर सर जो भी मुझे मतलब जब भी जिसका भी सपोर्ट मिला, जो भी मुझे टीचर्स मिले, गाइडेंस मिला, तो उनका मुझे काफी सपोर्ट मिला। और सर मैंने इंटरनेट और सोशल मीडिया के जो यूट्यूब है, टेलीग्राम है, वहाँ से भी काफी कंटेंट क्रिएट किया और उससे अपनी तैयारी को शुरू किया। और सर चुनौतियां सच बहुत ज्यादा महसूस नहीं हुई है, बस सर जो 19 और 20 में मेरा नहीं हो पाया था तो वहाँ थोड़ी मुझे निराशा लगी थी, पर सर 21 के रिजल्ट ने वो सब मेरा ओवरकम कर दिया है। बिल्कुल, कोचिंग संस्थानों का आपने किस तरह से सहारा लिया, क्योंकि डिजिटली वर्चुअली चीजें अब काफी एडवांस हो चुकी हैं, तो तकनीक का किस तरह से आपने इस्तेमाल किया है? सर यूट्यूब के माध्यम से कई चैनल्स हैं, वहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का कोशिश करती थी कि कॉन्सेप्ट मेरा बिल्ड हो जाए। और जो संस्थान वगैरह है वहाँ से मैं टेस्ट सीरीज लगाती थी, क्योंकि विद इन टाइम लिखना आपको काफी जरूरी होता है, और जो टू द पॉइंट लिखना भी पॉइंट वाइज। तो सर जब तक हम मेंस के आंसर्स लिखेंगे नहीं तो उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो मैं डेली टेस्ट देने का प्रयास करती थी, और यदि टेस्ट नहीं दे पाती थी तो उनके आंसर की से जरूर वो पढ़ती थी कि आंसर की में किस तरीके से दिया है और मुझे अपना आंसर कैसे मूव करना है। सर मैंने जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स रहे हैं उनकी कॉपीज को भी रिव्यू किया है, उनसे भी एनालिसिस किया है कि उन्होंने क्या किया है। तो सर मेरा बात वही था कि मुझे मेंस में अच्छा स्कोर करना है, तो सर लकीली मेरा मेंस में अच्छा स्कोर रहा। बिल्कुल, कुछ तस्वीरें भी आपके घर से हम देख पा रहे हैं। आपके परिजन, आपके दोस्त, आपके सहयोगी घर पहुंच रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, बधाई आपको दे रहे हैं, तो उनका कैसा सपोर्ट रहा? सर मेरी जो भी स्टडी रही एमपीएससी के लिए मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई का काफी सपोर्ट रहा, और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो उन्होंने हमेशा मुझे गाइडेंस भी दिया, स्टडी मटेरियल भी वो प्रोवाइड कर देते थे। तो बहुत मतलब हमने ग्रुप डिस्कशंस करके इंटरव्यू की तैयारी भी की, तो सबका सर मिला जुला श्रेय रहा इसमें। तो सर आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन सर। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज मेरी जो अचीवमेंट है उसे सब लोग खुश हो रहे हैं, तो उससे मुझे खुशी हो रही है। बिल्कुल, प्रियल भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रियल, अब आप पब्लिक के बीच पहुंच गई हैं, पब्लिक की सेवा करेंगी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सर मेरी प्राथमिकता सबसे पहले मैं महिलाओं और बच्चों के लिए काम करना चाहूँगी। चूँकि मैं एनजीओ में स्टार्टिंग से काम कर रही थी तो ग्राउंड लेवल पर थोड़े से चैलेंजेस से अवेयर थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करूं और एमपी स्टेट के लिए सर्व करूं, और इस चीज़ में मैं मध्य प्रदेश को बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, एनजीओ के आइडियाज़ आपके पास आए, एनजीओ में आपने किस तरह से लोगों की सेवाएं की, क्या कुछ एक्टिविटीज़ इस दौरान आपने की हैं, उस बारे में थोड़ा आप बताएं। जी सर, हम लोगों का जो एनजीओ था सर बेसिकली ये डेवलपमेंटल वर्क से रिलेटेड था। हम बच्चियों को जैसे कि एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग, म्यूज़िक और करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेके बताते थे, और लड़कियों को सैनिटेशन को लेके ज़्यादा अवेयरनेस करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ सैनिटेशन को लेके अवेयरनेस नहीं है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस रहते थे। इसी के अलावा करियर गाइडेंस और काउंसलिंग पर भी फोकस करते थे। बिल्कुल प्रियल और अंकिता, आप दोनों ने जिस तरह से अपने संघर्ष, अपनी सफलता की कहानी बताई, और अब जब पब्लिक के बीच आप जाएंगी तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी वो भी आपने बताया। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।